हेलो माय वॉरियर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग 60 क्वेश्चंस ईडीएम के कर चुके हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। बैक टू बैक हमारा पहला ईडीएम है और कितना कॉमन ईडीएम है। देखो, आप कितनी बार कहते हो कि इस महीने तो हमारी बैक टू बैक एग्जाम्स रहे हैं, उन दिनों हमने बैक टू बैक पार्टीज की थी, है ना। बैक टू बैक मूवीज हमने देखी, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, कि पता नहीं क्या हो रहा है, बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आती ही जा रही हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही है। इट मीन्स कॉन्जिक्यूटिवली और वन आफ्टर दी अदर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको कुछ ऐसा जो कॉन्जिक्यूटिवली हो और वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद दूसरा होता ही चला जाए। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, बिल्कुल हाँ, किसी चीज के तुरंत बाद दूसरी चीज हो जाए, आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, ट्राई टू गेट समथिंग, किसी चीज को हासिल करना नहीं, किसी चीज को प्रस्तुत करना है, डिस्कस करना उसके डिटेल्स को, ये भी नहीं होगा। डू समथिंग वेरी फास्ट, किसी काम को बहुत जल्दी और बहुत एनर्जी के साथ करना नहीं, आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अप द एंटी का मतलब होता है इंक्रीज योर रिस्क और डिमांड। क्यों? देखो, इन ऑर्डर टू, किस लिए भाई, क्यों कोई अपने रिस्क को बढ़ाएगा, डिमांड्स को बढ़ाएगा? क्योंकि इन ऑर्डर टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे देखो, इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लो मैंने कहा द गवर्नमेंट हैज, अब देखो हैज है ना, मुझे हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप इसी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अप की, UPPED, अप दी एंटी बाय refusing to negotiate until the ceasefire has been agreed। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, और इससे आपको समझ में आएगा कि हमने इस इडियम का यूज किया कैसे है। अब सरकार ने क्या करा, हैज अप दी एंटी, मतलब उन्होंने एक डिमांड रख दी या अपने रिस्क को बढ़ा लिया, क्या करके, बाय रिफ्यूजिंग टू नेगोशिएट। उन्होंने कहा कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी, नेगोशिएट करने के लिए मना ही कर दी, और शर्त रख दी, कब तक, जब तक आप लड़िए, लड़ाई झगड़ाई फाइटिंग जो है इस पर, इसको खत्म नहीं कर देते। टू स्टॉप द फाइट, सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप फाइटिंग, भाई जब तक आप लोग इस लड़ाई झगड़े को बंद नहीं कर दोगे, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो ऐसा करके सरकार ने क्या कर लिया, अपने रिस्क को बढ़ा लिया, एक डिमांड रख दी, उनको लगा कि शायद कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इसका आंसर क्या होगा भाई, इंक्रीज डिमांड जो होगा ना, उन्होंने अपनी डिमांड्स को इंक्रीज कर दिया। कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है लागत को कम करना। जैसे कोई कंपनी एम्प्लॉयज को मान लो फायर कर दे, निकाल दे, फायर करना मतलब गोली मारना नहीं, नौकरी से निकालना, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दे, थोड़ी सी कॉस्ट को कम कर दे, तो कॉस्ट कटिंग वो हो जाएगा, कीमत कम करना, लागत कम करना। कोई चीज एक्सपेंसिव है, वो कैसी है भाई, एक्सटोर्शनेट, याद है आपको वर्ड्स, एक्सटोर्शनेट, याद करते रहा करो, पुराने वर्ड्स भी है ना। और एग्जॉर्बिटेंट, लेविश, एग्जॉर्बिटेंट, लेविश, क्या क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति खूब पैसा उड़ाता है, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता है, तो लेविश लाइफस्टाइल जीता है ना। फोन कॉल्स, मान लो उन दिनों की बात है जब एक एक फोन कॉल का पैसा लगा करता था, तो हाई प्राइसेस अगर उन कॉल्स के थे, तो आप उनको कह सकते हो एग्जॉर्बिटेंट, एक्सटॉर्शनेट रेट्स ऑफ फोन कॉल्स। या फिर आप होटल्स में कमरा बुक करते हैं, वहां के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए भी आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा याद करें, अपने पास एक इडियम आया था, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, एक इडियम आया था हमारे पास, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। याद आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से आया, जब युद्ध होते थे। अब युद्ध होते थे तो युद्धों की कीमत कैसे चुकानी पड़ती थी, बहुत सारे सैनिकों को
बहुत सारी माँओं को अपने बच्चों का बलिदान देना पड़ता था, उनके किसी के हाथ-पैर कट जाते थे, कोई जान से ही मर जाते थे, तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। तो अगर आपको किसी चीज़ की कीमत एक पैर और एक हाथ देकर चुकानी पड़ी तो बड़ी महँगी है वो, तो एक्सपेंसिव के लिए ये इडियम याद रखेंगे, आया हुआ भी है, पिछली 2 क्लासेस में किसी ना किसी में हमने किया था, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महँगी चीज़ होना। मीडियोकर कोई चीज़ है, तो कैसी है, बहुत मामूली सी है। जो मीडियोकर है ना, वो मामूली है। अब मामूली है, तो मामूली के लिए हमारे पास देखो वर्ड्स क्या-क्या हैं, वो ऑर्डिनरी है, ठीक है? और बाकी तो आपके पास वर्ड्स हैं ही, इंफीरियर है, वर्ड्स कौन से हैं आपके पास, ट्राइवियल है, ट्रिफलिंग है, छोटी-छोटी, नगण्य, ठीक है? और कोई ऐसी चीज़, अच्छा ऑर्डिनरी, अगर कोई चीज़ ना ऑफ लो क्वालिटी भी है ना, अगर कोई चीज़ लो क्वालिटी की भी है, उसके लिए भी आप मीडियोकर कहेंगे। जैसे आपने कहा कि भाई मूवी तो बड़ी अच्छी थी, शानदार एनिमेशन वगैरह सब था, लेकिन हीरो की एक्टिंग जो है थोड़ी-सी मीडियोकर थी। मीडियोकर मतलब बहुत इंफीरियर थी, ऑर्डिनरी थी, मज़ा नहीं आया देखने में, ठीक है? गाना बड़ा अच्छा था, लेकिन जो सिंगिंग स्टाइल होनी चाहिए वो थोड़ी मीडियोकर थी, बढ़िया नहीं थी, अच्छी नहीं थी, उसके लिए। अच्छा, ऑफ लो क्वालिटी के लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया था ना क्लासेस में, क्रैप्टास्टिक। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो क्या है? क्रैप्टास्टिक है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो क्या आ रहा था, मतलब इस तरह से सरकार ने क्या किया, अपनी रिस्क को बढ़ा लिया था, है ना? अब मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं तो तुम्हारे लिए अपने आप को खतरे में नहीं डालूंगी, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए, इस तरह की बात को कहने के लिए इडियम क्या होगा? तो हम एक बार क्या करते हैं, नेक्स्ट एक अलग से पेज ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपको कुछ इडियम्स और बता रही हूँ। हैव और पुट योर हेड ऑन द ब्लॉक, हैव और पुट योर हेड ऑन द ब्लॉक, अगर ऐसा इडियम आपको मिलता है, ठीक है, ऑन द ब्लॉक मतलब अपने आप को खतरे में डालना किसी और की मदद करने के लिए, इसका मतलब क्या है, किसी की मदद के लिए, खुद को खतरे में डालना, रिस्क लेना, ठीक है? पार्टी में तुम्हें जाना है और परमिशन मैं लूं पापा से, मैं नहीं खतरा उठाने वाला हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट माय हेड ऑन द ब्लॉक बाय आस्किंग परमिशन फ्रॉम फादर, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है? एक और इडियम हमारे पास है, पुट और ले समथिंग ऑन द लाइन, पुट और ले समथिंग ऑन द लाइन। बच्चों इसका मतलब ही देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या ले रहे हैं आप, रिस्क उठा रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं, है ना? और यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, टू टेक रिस्क, रिस्क लेना, इसका भी मीनिंग यही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, पुट देयर लाइव्स, आप इडियम यूज कर लो, ऑन द लाइन ऑन एवरी वर्किंग डे, ठीक है? पुट द पुट देयर लाइव्स लिख लिया, लाइव्स ऑन द लाइन एवरी वर्किंग डे, हर दिन जब वो काम करते हैं ना, हर दिन उनको अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है, जोखिम में डालना पड़ता है। तो हमारे पास 3 इडियम्स हो गए देखो ऐसे। एक तो क्या हो गया, हैव और पुट योर हेड, योर है ये, पुट योर हेड ऑन द ब्लॉक, ठीक है, रिस्क लेना, पुट और ले समथिंग ऑन द लाइन, ये लाइन है, ओके? और नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में ही था, अप दी एंटी, इन तीनों का ही मतलब क्या है, रिस्क उठाना, ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्पिल द बीन्स कितनी बार आ गया, है ना? स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है, टू एक्सपोज अ सीक्रेट। इसके अलावा एक और इडियम क्या था, अ कैट आउट ऑफ द बैग, किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देना, स्पेशली रेकलेसली, लापरवाही की वजह से, कि मैं बहुत बड़बोली हूँ, टॉकेटिव हूँ, वर्बोज हूँ, लक्वाशियस हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो मेरे मुंह से एक ऐसी चीज निकल गई जिसको मुझे कैसा रखना था, डिस्क्रीट रखना था, सीक्रेट रखना था, ठीक है? तो अ कैट आउट ऑफ द बैग। टू हैव हैप्पी पीरियड ऑफ योर टाइम, क्या ये है क्या इसका मतलब, भाई आपकी जिंदगी का एक हैप्पी पीरियड जिसमें आप खुश हो, है ना, वो भी नहीं है। टू बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक, आपको कोई शॉक लगा है, नहीं। टू हैव एन एक्सक्यूज, आप कोई बहाना बना रहे हो क्या, वो भी नहीं है, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं,
देखो हमारा पूरा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, हम आगे पीछे के सारे इडियम्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो हैप्पी पीरियड, तो आप कैसे हो, हैप्पी हो। तो हैप्पी के लिए हमारे पास कितने इडियम्स, हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं उसको। ऑन क्लाउड 9 है, इन सेवेंथ हेवन है ना, ऑन क्लाउड 9, इन सेवेंथ हेवन, ये तो आया हुआ भी है, हमने अपनी क्लासेस में करा था, इन सेवेंथ हेवन, ठीक है। और लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। देखो कैसे याद करोगे आप इसको, ये तो आपको पता ही है, सातवें आसमान पर होना, उसी के लिए आप 9 भी याद कर ले, है ना। और लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, जब एक डॉग खुश होता है तो वो अपनी पूंछ हिलाता है। अब उस वो टू टू मतलब दो दो पूंछ है तो बहुत खुश है, ऐसे याद कर लो इसको, लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स है, ओके। फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं, फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग, जॉय आ ही रहा है इसके अंदर वर्ड, ठीक है, इसका मतलब भी होता है खुश होना। और इफ यू आर फीलिंग ओवर द मून, ओवर द मून ये भी खुश होने के लिए आता है ना। अब अगर आप बहुत खुश हो तो पेंट द टाउन रेड याद रखेंगे, पेंट द टाउन रेड। आप बहुत खुश हो तो आप क्या कर रहे हो भाई, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत खुश हो इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। और बहुत ही कैसे भाई, फ्लैम्बॉयंटली, फ्लैम्बॉयंटली मतलब बहुत शो ऑफ कर रहे हो, खूब पैसा वैसा खर्च कर रहे हो। फ्लैम्बॉयंट से वर्ड याद रखना, फ्लैम्बॉयंट से एक वर्ड हमने याद किया था ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, दिखावा, शोई, ठीक है, फ्लैम्बॉयंटली खूब पार्टी वार्टी कर रहे हो। अच्छा अगर आप देखो, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार, है ना, फ्लैम्बॉयंटली कर रहे हो मतलब बहुत पैसा खर्च कर रहे हो। अब बहुत पैसा अगर खर्च कर रहे हो तो इसके लिए एक इडियम और याद रखना बच्चों आप, वो क्या है, पुश द बोट आउट, पुश द boat out. If somebody is pushing the boat out means being lavish in spending, आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, being lavish, अभी लेविश वर्ड पढ़ा था ना आपने, being lavish in spending। अगर मैंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, एक तो बहुत सादा सी पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है, खाना वाना खाया हो गया, बट आई एम going to paint the town red, मतलब it would be a great festival and grand party and a lot of money will be spent। तो मतलब push the boat out ये कहाँ से निकला है, सेलर जो लोग होते थे ना, वो अपनी यात्रा से पहले पार्टी वगैरह करते थे वहां पे, तो उसी से निकला है पुश द बोट आउट, है ना। हालांकि वो लोग पुश नहीं करते थे बोट को, तो खूब पैसा खर्च करना, ओके। तो ये सारे इडियम्स है, इसके साथ एक और याद रखेंगे, हैव अ बॉल, हैव अ बॉल का मतलब होता है, यहाँ लिख देती हूँ, हैव अ बॉल, बच्चों हैव अ बॉल का मतलब होता है टू एंजॉय योरसेल्फ, टू एंजॉय योरसेल्फ, खूब मजे करना। जैसे मान लीजिए आपने कहा, अरे कल तो तुम पार्टी में गए थे ना, कैसा रहा, आपने कहा पार्टी वाज ऑसम एंड आई वी रियली हैड अ बॉल आवरसेल्व्स, मतलब वी रियली हैड अ बॉल, इतना भी बोल सकते हैं कि हमने खूब एंजॉय किया, ठीक है। अब बॉल से याद कर लो, बॉल से जब हम खेलते हैं तो मजा आता है, एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलो इतने सारे इडियम्स है बच्चों अपने पास खुश रहने के लिए, याद रखना, इनको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मेक वेव्स, मेक वेव्स जो इडियम है इसका मतलब होता है टू बी एक्टिव एंड डिफरेंट सो दैट अदर पीपल कैन नोटिस यू। देखो बीइंग नोटिसेबल बाय बीइंग एक्टिव एंड डिफरेंट, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझेंगे। देखो क्या मतलब है बीइंग नोटिसेबल, मान लो कहीं पर कोई बातचीत चल रही है और मैं अपनी ही टांग अड़ाऊं जाके, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरे फैक्ट्स ये कहते हैं, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में ये है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ और थोड़ा डिफरेंट व्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने किसी को नौकरी पर लगवाया कहीं पे और मैंने कहा कि देखो जो बॉस है थोड़ा सा कन्वेंशनल है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स है, जल्दी से नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, जो जल्दी से नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके लिए वो क्या, आपकी क्लास में कौन सा वर्ड पढ़ा था, डाई हार्ड पढ़ा था, DIEHARD, उसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि फार्मर लोग जो हैं, किसान जल्दी से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, तो मैंने कहा जरा संभल के रहना, ठीक है,
डोंट ट्राई टू मेक वेव्स इन योर ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द बॉस। बॉस तो है जो है वो काफी बहुत जल्दी से नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो कहीं तुम्हारे लिए वो मुश्किल में पड़ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीइंग नोटिसेबल बाय बीइंग एक्टिव एंड डिफरेंट। तो इस तरीके से क्या कर लोगे तुम, अपने आप खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे, ठीक है। अगर इफ यू विल मेक वेव्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, यू विल कॉज अ डिफिकल्टी फॉर योर सेल्फ, मतलब तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो देखो, तो टू गिव अप का मतलब तो क्या होता है, अबैंडन, त्यागना। अबैंडन है, फॉरसेक है, रिलिंक्विश है, ठीक है। और गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना, गेट रिड ऑफ पीछा छुड़ाना, डू अवे विद दूर रहना, वही पीछा छुड़ाना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे अबैंडन के केस में। और रिप्यूडिएट, डिजर्टेड, आपने डेजर्ट खाली छोड़ दिया, डेजर्ट हो गया, ठीक है, डेजर्ट। चलो, टू हैव पेशेंस, पेशेंस रखना। पेशेंस रखने के लिए देखो, देखो क्या करना होता है ना, आप केवल ऑप्शंस को पढ़ के ऐसे छोड़ो मत, कोशिश करो कि पेशेंस रखने के लिए भी कोई इडियम मेरे पास है क्या, बिल्कुल है। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। भाई आप व्यक्ति को क्या कह रहे हो, बी पेशेंट, थोड़ा धैर्य तो रखो, पेशेंट रखो, पॉज, रुको तो सही थोड़ा सा। डोंट बी ईगर, डोंट बी इम्पल्सिव, ठीक है, स्लो डाउन, डोंट टेक इम्पल्सिव डिसीजन, ठीक है। आप किसी को क्या कह रहे हो, डोंट टेक इम्पल्सिव डिसीजन, जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो, ठीक है। मान लीजिए कोई मेरे पास आता है और ब्ला 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 बोले जाता है, बोले जाता है, मैंने कहा वेट वेट, होल्ड योर हॉर्सेस, रुको तो, रुको थोड़ा सा, शांति पकड़ो और अब बताओ क्या बात है, ठीक है। या फिर भाई मैंने कहा कि सपोज कीजिए मेरा ब्रदर है, उसके पास कहीं से काफी सारा पैसा आ गया और उसने कहा मैं तो बाइक खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। मैंने कहा वेट, होल्ड योर हॉर्सेस। फिर मैंने उसको याद दिलाया, तुम्हारे ये खर्चे हैं, तुम्हें ये यहाँ पैसा देना है, तुम्हें ये ईएमआई भरनी है, कहाँ इतना सोच रहे हो, है ना। मीन्स थोड़ा पॉज तो लो, इतने इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में मत लो। अच्छा बच्चों, अब देखो याद रखो, आपके पास इस चीज को बताने के लिए, इमीडिएटली डिसीजन लेने के लिए कोई इडियम पढ़ा है क्या आपने पिछली 2 क्लासेस में? जरा इस वीडियो को यहीं पॉज करो और अपने आप सोचो। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, हमने एक इडियम पढ़ा था, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये अपनी पहली क्लास में आ गया था इडियम, जिसका मतलब क्या है, इमीडिएटली डिसीजन लेना, बिल्कुल बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना। टू टेक इट इजी, किसी चीज को बस ऐसे ही इजी ले लेना, ठीक है। तो देखो आंसर क्या सही बैठ रहा है यहाँ पे, टू कॉज डिफिकल्टी, ओके। चलो, अच्छा देखो, यहाँ पर क्या कर दिया, डेजर्ट से वर्ड याद करें क्या, मैंने कहा कि द मैन deserted his wife and his 3 children just because of any other lady, किसी और महिला के लिए उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया। तो मतलब इसके लिए अपने पास कोई इडियम है क्या, यहाँ लिख दे रही हूं मैं, एक इडियम अपने पास है, हमने पढ़ा भी है, लीव समवन इन द लर्च, नहीं भी पढ़ा होगा, लीव समवन इन द लर्च, अभी नहीं पढ़ा तो आगे आ जाएगा, ठीक है। देखो लर्च का मतलब होता है लुढ़कना, मैंने कहा मैं लुढ़क रही हूँ और तुम मुझे छोड़ के चले गए, मुझे उठाया भी नहीं, मुझे सहारा भी नहीं दिया, तो मेरे पास ऑलरेडी कोई सहारा नहीं है और तुम मुझे छोड़कर चले गए। तो मतलब टू लीव समबडी व्हेन दे नीडेड, ठीक है, व्हेन दे नीडेड दैट सपोर्ट और असिस्टेंस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू लीव समवन, टू लीव समवन, जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो देखो अबैंडन से गिव अप हो गया, फॉरसेक, रिलिंक्विश, डू अवे विद, गेट रिड ऑफ, रिप्यूडिएट, डेजर्ट। यहाँ से हमने एक इडियम याद किया, लीव समवन इन द लर्च, मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सपोर्ट की, उसी टाइम क्या किया, व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, लेफ्ट इन डिफिकल्टी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई समटाइम्स एक्सेप्ट एक्सेस वर्क टू प्लीज माई मैनेजर, मैं अपने मैनेजर को खुश करने के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा काम ले लेता हूँ। सो आई टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन मैनेज, जितना एक व्यक्ति मैनेज कर सकता है उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब इस इडियम का मतलब है डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, इसका मीनिंग है डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन who has
एक्सपीरियंस्ड या तो कहो, हु हैज एक्सपीरियंस्ड द मैटर, या जिसके पास इसकी नॉलेज है। ठीक है, भाई उस व्यक्ति से डायरेक्टली, उस व्यक्ति से उस बात को सुनना जिसके पास उसकी नॉलेज है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजर से, मैनेजर के पास ही इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा फैक्ट्स हैं, तो डायरेक्टली उसी ने मुझे ये बात बताई है। ठीक है, तो डायरेक्टली अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ मान लो, तो मुंह जुबानी तो उसी व्यक्ति से सुनी मैंने सारी कहानी कि क्या क्या हुआ था, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस समथिंग और हु हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। ठीक है, तो हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का मीनिंग तो ये हो गया। बर्न माई बोट्स का मतलब है डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय ऑल पॉसिबल वेज टू गो बैक, वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर देना। ठीक है, भाई किसी सिचुएशन में पहले सब कुछ बढ़िया था, अब आपने सब खराब कर लिया, बोले अब कोई रास्ता नहीं है वापस पुरानी जिंदगी में जाने का, सब कुछ बेहतर करने का, तुमने इतना कुछ खराब कर दिया है। तो मैंने देखो, मैं एक एक रिवर मैंने क्रॉस करी, मान लो मैं बोट से सामने दूसरी तरफ पहुंच गई, अब उस बोट को जला दिया, मैं वापस कैसे आऊंगी? तो मतलब देयर इज नो पॉसिबल वे टू गो टू द प्रीवियस सिचुएशन। ठीक है, मतलब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा। गेट अ टेस्ट ऑफ माई ओन मेडिसिन, भाई हार्श और अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट जो किसी ने किसी को दिया है, तो इसको अपन ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। इसका मतलब क्या है बोल के बता देती हूँ, हार्श और अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू समबडी एंड इफ द पर्सन इज गिविंग बैक इट टू यू, गिविंग इट बैक टू यू, इट मीन जैसे को तैसा। ठीक है, जैसा तुमने किसी और के साथ किया। बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, बाइट मतलब बाइट कर लिया आपने उसको। ठीक है, आपने इतना बाइट कर लिया, ज्यादा बाइट कर लिया, किससे ज्यादा? जितना आप च्यू कर सकते हो, चबा सकते हो, इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया। क्या होता है जब आप पान खा लेते हैं, कई बार बहुत बड़े साइज का पान होता है, अब वो पान मुंह में ले लिया, बोल ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते, च्यू करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आपने जितना च्यू कर सकते थे उससे बड़ा टुकड़ा ले लिया, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ले ली जितनी आप मैनेज नहीं कर सकते थे। आंसर क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, इस थर्ड वाले लाइन से हम कुछ इडियम याद कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैंने भी उसके साथ कर दी, तो मैंने जैसे का तैसा कर दिया। अब इसके लिए एक इडियम याद करो बदतमीजी करने के लिए, बहुत कई बार आ जाता है, कॉमन है काफी। कॉल समबडी नेम्स, कॉल समबडी नेम्स बच्चों, इसका मतलब होता है टू इंसल्ट समबडी, टू इंसल्ट समबडी। ठीक है, यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स, यूजिंग इंसल्टिंग वर्ड्स, यूजिंग इंसल्टिंग वर्ड्स, अपशब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द टीम ऑलवेज डैश टू कम अप विद यूनिक एडवर्टीजमेंट फॉर ऑल इट्स क्लाइंट्स। तो हमारा पहला इडियम है बच्चों, थ्रो कॉशन टू द विंड्स, जिसका मतलब है विलिंगनेस टू टेक रिस्क, विलिंगनेस टू टेक रिस्क। या फिर हम और लिख सकते हैं इसमें, टू स्टॉप बीइंग केयरफुल, टू स्टॉप बीइंग केयरफुल। दोनों का एक ही तो मतलब है, देखो जरा ध्यान से। मैं किसी चीज के बारे में केयरफुल और प्रूडेंट होना छोड़ दिया, मैंने कहा अब नहीं करनी मुझे परवाह, अब नहीं करनी मुझे परवाह, नहीं चिंता करनी, तो मतलब अब मैं किस चीज के लिए राजी हूँ? विलिंगनेस टू टेक रिस्क, अब मैं रिस्क लेने के लिए राजी हूँ। जैसे मैंने कहा 10 साल हो गए सोचते सोचते, नौकरी करते करते बहुत हो गया, अब आई एम नॉट गोइंग टू बिकम केयरफुल अबाउट एनी ऑफ माई स्टेप। मैंने कहा छोड़ो नौकरी, छोड़ दी नौकरी और अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। तो मैंने क्या कर दिया? डरना छोड़ दिया और रिस्क लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्टॉप बीइंग केयरफुल और प्रूडेंट एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क। नेक्स्ट है दूसरा आपके पास, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब होता है बच्चों क्रिएटिवली सोचना, टू थिंक क्रिएटिवली, इमेजिनेटिवली, हटकर सोचना, हटकर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा कुछ नया सोचना, हटकर सोचना। ठीक है, इफ somebody is taking a back seat बच्चों, तो वो क्या हो गया? स्टॉप प्लेइंग एक्टिव रोल। इसको समझ लेना अच्छे से, है ना, स्टॉप प्लेइंग एक्टिव रोल। अगर किसी व्यक्ति ने
एक्टिव रोल प्ले करना छोड़ दिया, तो मतलब वो क्या चाहते हैं कि बस मैं स्लीपिंग प्लेयर ही ठीक हूँ, दूसरे लोगों को आगे आने दो ताकि वो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर सके, ठीक है? तो अब मैं गौण भूमिका निभाऊँगा क्योंकि कोई और चार्ज ले सके ताकि, ठीक है? तो स्टॉप प्लेइंग एक्टिव रोल। टर्न द टेबल्स का मतलब होता है, जैसे इसको हिंदी में पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, पासा पलटना, ठीक है? या स्थिति को उलट देना पूरी तरीके से, स्थिति को उलट देना, ओके? जनरली ऐसा कैसे होगा? मान लो आपने किसी चीज़ को फैब्रिकेट कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, है ना? किसी अमाउंट को, बिल वगैरह को फिडल कर दिया। याद आ रहे हैं ना सारे वर्ड? डिडल कर दिया। ये सब हमने वोकैब की क्लास में पढ़े थे। आपने मान लो कुछ चेंजेस कर दिए, फैब्रिकेशन कर दिए सबूतों में, है ना? या फिर नंबर्स को की हेरा-फेरी कर दी कुछ, किस लिए? ताकि आपकी स्थिति उलट जाए, पलट जाए और जहाँ नुकसान होना था वहाँ फ़ायदा हो जाए आपको, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एडवांटेज ओवर डिसएडवांटेज, इसलिए आपने कुछ धोखाधड़ी कर दी, मैन्युफैक्चरिंग कर दी, ठीक है? चलो, अब क्या है, द टीम ऑलवेज डैश टू कम अप विद यूनिक एडवर्टाइजमेंट, यूनिक एडवर्टाइजमेंट लाएंगे वो अपने सारे क्लाइंट्स के लिए। तो क्या करेंगे वो? थ्रो कॉशन टू द विंड्स, रिस्क की बात हो रही है क्या? नहीं। द टीम ऑलवेज थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स, थोड़ा लीक से हट के सोचते हैं ताकि कुछ बढ़िया एडवर्टीजमेंट ला सके अपने क्लाइंट्स के लिए, वो घिसे पिटे एड्स नहीं, ठीक है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप, अपने पढ़ा था ना चिन अप, अब ये चिन ऊपर हो जाएंगे, ऐसे ऊपर हो गए तो मतलब मैं खुश हूँ, चिन डाउन है तो मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो स्टे चेयरफुल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है? ये हमने पहले भी पढ़ा है क्लास में। अब देखो, नहीं भी पता हो ना किसी को तो absurd ऑप्शन आएंगे, उनको एलिमिनेट कर दो। मैंने कहा था कि वर्ड मीनिंग जहां पर भी आए उसे हटा दो। टू कीप वंस चिन क्लियर, किसी की चिन को क्लियर रखना है क्या? क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। टू स्टे सेफ ड्यूरिंग डिफिकल्टी, टू सेव अदर्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, आंसर हो जाएगा आपका 1, चीयरफुल रहना, खुश रहना, जुबिलेंट, ठीक है, ग्लीफुल। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेंट द एग्रीमेंट ओवर फॉर देम टू साइन सो द बॉल इज नाउ इन देयर कोर्ट। देखो, जैसे हम खेल रहे हैं, मान लो बॉल मैंने आपके कोर्ट में डाल दी, भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैंने तो डाल दी, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। नाउ इट इज योर टर्न टू टेक डिसीजन और टेक एक्शन, कि आगे क्या करना है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, मैंने एग्रीमेंट को उन लोगों को भेज दिया कि भाई अब वो करेंगे आगे, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ठीक है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इट इज टाइम फॉर समवन टू डील विद द प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन बिकॉज अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन एज मच एज दे कैन। हाँ, मैं अपना काम कर चुकी थी अपने एंड पे, इसलिए नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आप देखिए आपको क्या करना है, ठीक है? बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन रिस्क लूजिंग इट बाय ट्राइंग टू गेट समथिंग बेटर, नहीं। एन अप्रोच, एक अप्रोच दैट यूजेस ट्रेडिशनल आइडियाज, जो कि पुराने आइडियाज को यूज करते हैं, दैट हैव प्रीवियसली वर्कड, नहीं। अ टाइम व्हेन आफ्टर विच प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर ऑडियंसेस मे बी एयर्ड ऑन टीवी। देखो, इफ समथिंग इज एयर्ड ऑन टीवी और रेडियो, अगर कोई भी चीज, कोई न्यूज है, कोई प्रोग्राम है, इफ दैट इज एयर्ड ऑन टीवी और रेडियो, इसका मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट, वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लाइव चल रहा है, ठीक है? आंसर आपको 1 होगा ना, कि इट इज टाइम फॉर समवन टू डील विद अ प्रॉब्लम, अब किसी और का वक्त है उसको डील करने का। नेक्स्ट देखते हैं, कैट्स इन द क्रेडल, डोंट यू थिंक दैट द कैट्स इन द क्रेडल, कैट जो है वो क्रेडल में है, यू नेवर मेक टाइम फॉर मी। दरअसल बच्चों, ये जो लाइन लिख रहे हैं ना, ये इसका मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है किसी काम को करने, मीन्स कैट इज इन द क्रेडल। क्रेडल का वैसे मतलब अलग से देखो, पालना होता है, पालना, और फिगरेटिवली लो तो अ पॉइंट वेयर समथिंग बिगिंस, एक ऐसे पॉइंट को भी कहते हैं जहां से कुछ स्टार्ट होता है, फ्रॉम वेयर समथिंग बिगिंस। तो देखो, बिजी इन योर वर्क, आप बिजी हैं अपने काम में, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, हिट द सैक का मतलब क्या है? देखो, सैक का मतलब होता है बोरी या बोरा, बोरी होती है ना जिसमें गेहूं और ये सब भरते हैं, आलू भर देते हैं, बोरी होती है। अब इस बोरी में क्या क्या होता था? इस बोरी में आपका चारा, भूसा, ये सब होता था, ठीक है? भूसा वगैरह भरा हुआ होता था। भूसे को क्या बोलते हैं आप? भूसे को बोलते हैं स्ट्रॉ, बोल सकते हैं, ठीक है?
और हे बोल सकते हैं, स्ट्रॉ और हे, फुल ऑफ स्ट्रॉ एंड हे, उसके अंदर भूसा और ये सब सूखी घास भरी हुई होती थी। तो देखो बहुत पहले के टाइम पे पीपल डिड नॉट हैव गुड मैट्रेसेस, गद्दे थोड़ी होते थे कंफर्टेबल। वो तो क्या करते थे, बोरी बिछाई या फिर कहीं पे चारा रखा है, बोरी के अंदर उसी पे सो गए, तो वही उनका सोने का गद्दा हुआ करता था। तो इसका मतलब वहीं से निकला है गोइंग टू स्लीप, सोने जाना। हिट द सैक मीन्स गो टू बेड, ठीक है। क्रैक द एग्जाम नहीं है, रनिंग ऑन द बीच नहीं है, मेकिंग मनी क्विकली भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 71। द रियल्टर्स जो होते हैं ना, वो एजेंट्स होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, जो प्लॉट वगैरह बिकवाते हैं, ठीक है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं। ऑफ द न्यू वेंचर, जो नए नए बिजनेस के जो एजेंट्स हैं ना, सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स, उन्होंने कैसे बेच दिए भाई प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। अब हॉट केक्स कैसे हैं, गर्म है, हॉट केक मतलब पैन केक ही तो हुआ। तो चर्च के बाहर ना इतनी भीड़ होती थी कि वहां पर कोई अगर हॉट केक लेके बैठा है, पैन केक लेके बैठा है, तो वो ठंडा होने से पहले ही बिक जाते थे। तो ठंडा होने से पहले ही बिक गए, मतलब कैसे बिक गए, जल्दी जल्दी बिक गए। तो क्या आंसर हो जाएगा, सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स, खूब बिकते थे, ठीक है। तो सोल्ड इलीगली नहीं, इनोवेटिवली नहीं, सोल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी भी नहीं, बहुत जल्दी से बिक जाते थे, ओके। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है बच्चों कुछ भी जो इन राइटिंग हो, इन राइटिंग ही होता है इसका मतलब, ठीक है। इसमें कुछ और खास नहीं है। एट वंस फिंगर टिप्स, तो आप खुद ही बताओ। मैंने कहा कि भाई वो हिस्ट्री के गजब के टीचर हैं, सारे युद्ध, सारी लड़ाइयाँ, सारे सन, सारी राजाओं के नाम उनकी फिंगर टिप्स पर है। मतलब ही हैज अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट हिस्ट्री, है ना, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। तो देखो क्या होगा, टू बी अनअवेयर, अनअवेयर है क्या वो, नहीं भाई। रिवेंज, बदला ले रहे हैं, नहीं। आउट ऑफ रीच है क्या उनकी, बहुत से दूर है, नहीं। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यस। किसी को मैंने कहा कि उसको गणित के सारे फॉर्मूला याद हैं, तो सब कुछ उसके फिंगर टिप्स पे है। उसको अपने सारे रिश्तेदारों के नेम्स की जो फोन नंबर है वो फिंगर टिप्स पर है। पहले तो होते भी थे, अब तो मोबाइल में सेव होते हैं, पहले सबको मुंह जुबानी याद रहते थे फोन नंबर, है ना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं। तेजा followed his friend's advice, so now he is in deep water। बच्चों if somebody is in deep water, सोचो अगर कोई बहुत पानी के अंदर है तो बहुत मुश्किल में है, ठीक है, परेशानी में है। आंसर क्या हो जाएगा, इन ट्रबल, ठीक है, वो बहुत मुश्किल में है, ट्रबल में है। नेक्स्ट देखो। राइडिंग अ हॉर्स वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, पीस ऑफ केक का मतलब क्या था, इजी टास्क, इजी टू डू। आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इजी टास्क, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी बताया था आपको। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क क्या था, वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, बहुत मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो एक तो पीस ऑफ केक हो ही गया, पीस ऑफ केक, और केक वॉक, केक वॉक कहते हैं ना भाई, केक को आप इससे उससे ले लो, हलवे से, हलवा है क्या, ठीक है, तुम तो ऐसे सोचे थे हलवा है, ये हलवा नहीं है ना, बहुत आसान काम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्लोइंग स्मोक, ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है टू डेलिबरेटली कंफ्यूज समबडी, ठीक है, डेलिबरेटली कंफ्यूज समबडी, किसी को जानबूझकर कंफ्यूज करना, और काहे के लिए, मिसलीड करना, इन ऑर्डर टू डिसीव देम, या फिर मिसलीड करना, मिसलीड करना काहे के लिए, इन ऑर्डर टू डिसीव देम, उनको धोखा देने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसीव देम, उन्हें धोखा देने के लिए। ब्लोइंग स्मोक, अगर कहीं पर हम, वैसे होता भी था ना, अगर किसी को लूटपाट वगैरह करनी होती थी तो एक धुआं सा छोड़ देते हैं, तो वो सारा ब्लर हो जाता है, लोगों को दिखता नहीं है, तो वो अपना काम आसानी से कर देते हैं, चोरी चकारी कर लेते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, तो लोगों को धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो अगर धुआं धुआं हो गया तो कंफ्यूज हो गए लोग, कहाँ जाए, अफरा तफरी मच जाती है, ह्यू एंड क्राई हो जाता है ना, कैसा माहौल हो जाता है, ट्यूमल्टस हो जाता है। तो टू टीज समवन, टीज मतलब तो क्या था, डीराइड था ना, पुरानी क्लासेस को रिवाइज करेंगे, डीराइड था, मॉक था, रिडिक्यूल था, टॉन्ट था, किसी का मजाक उड़ाना। रिलेंटलेसली मतलब कंटिन्यूअसली, कि किसी का मजाक उड़ाना है क्या, लगातार नहीं, कुछ छुपाना नहीं, छुपाना मतलब डिस्गाइज है, हाइड है, कंसील है, कैमोफ्लेज्ड है, ठीक है। टू बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, देखो बर्न, बर्न आ गया स्मोक से, नहीं। टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स, परप्लेक्स, परप्लेक्स था ना, परप्लेक्स था, फ्लेमोक्ड था, ठीक है, बिविल्डर था, बिम्यूज था, बेफिल्ड था, ये सारे वर्ड्स याद है आपको कंफ्यूज के लिए। तो हाँ, किसी को
किसी को कंफ्यूज करने के लिए झूठ बोलना, lie, झूठ बोलना, तो धोखा देना, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट देखो, द अराइवल ऑफ प्रगति इन द हाउस ब्रॉट डिसहार्मनी इन द फैमिली। तो देखो डिसहार्मनी का मतलब होता है भाई अशांति। परिवार में जो प्रगति का आना हुआ ना, प्रगति आई और पूरे परिवार में अशांति फैल गई। तो इनमें से कौन सा इडियम होगा जो डिसहार्मनी को डिनोट करेगा? तो टेंटर हुक्स का मतलब होता है बच्चों वेटिंग नर्वसली, वेटिंग नर्वसली, मतलब बहुत नर्वसली ईगरली वेट करना। टेंटर हुक्स का मतलब समझ लो क्या होता है। टेंटर वैसे उसको कहते हैं, जैसे मान लो एक फ्रेम है ना, एक फ्रेम है और वहां कुछ ऐसे खूंटियां लगी हुई हैं, खूंटियां लगी हुई हैं, इनको हुक कहते हैं, खूंटियों को हुक कहते हैं ना। और टेंटर एक ऐसा फ्रेम है जहाँ पे ऐसे कपड़े सुखाए जाते हैं, कपड़े डाले जाते हैं डाई वगैरह करने के लिए, ठीक है, या फिर सुखाने के लिए कपड़े टांगे जाते हैं। तो ईगरली वेट होता है कि कब इस पे रंग चढ़ेगा, कब ये सूखेगा, तो नर्वसली वेट करते हैं आप, सही रंग चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया टेंटर हुक्स, मतलब आप यू आर वेटिंग फॉर समथिंग वेरी नर्वसली। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब क्या हो गया भाई, जंगल। और क्राई चिल्ला रहे हो, ठीक है, मतलब ट्राइंग टू ड्रॉ अटेंशन, मीन्स टू ट्राई टू ड्रॉ अटेंशन, ठीक है, बट फेल्ड, लेकिन आप अनसक्सेसफुल हो गए। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार आपको आगाह कर रही है कि भाई क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ पौधे लगाओ, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो, पानी वेस्ट मत करो, कहे जा रहे हैं सालों से लोग, लेकिन हमने कान बंद कर रखे हैं, अनसुना कर दिया। तो वो जो कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बार-बार बोल के हमें आगाह कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दे हैव बीन गिविंग अ क्राई, दे हैव बीन क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, बट वो फेल क्यों हो गए, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं है उनकी बात, ठीक है। आगाह करना, अब जंगल में कोई चिल्लाए जा रहा है, कोई चिल्लाए जा रहा है, शेर आ गया, शेर आ गया, मैंने सुना ही नहीं, ठीक है, तो वो नुकसान पहुंचा देगा मुझे आके। तो आगाह करना होता है इसका मतलब, मीन्स नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू इट, ठीक है, याद रहेगा, नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू इट। चलो, रिफ्ट इन द ल्यूट, देखो क्या है रिफ्ट का मतलब, समझ लेना ध्यान से, रिफ्ट का मतलब होता है कोई क्रैक आ जाता है ना, जब किसी चीज में दरार आ जाती है, दरार को आप रिफ्ट कहते हैं। और ल्यूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो ध्यान से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिस जो कि क्या देता है, जिसमें क्या होता है, हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है, हारमोनी के दो मतलब होते हैं, एक तो हारमोनी का एक मतलब तो क्या होता है, शांति, ठीक है, और दूसरा होता है, और दूसरा होता है प्लीजिंग कॉम्बिनेशन, प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स, या फिर कलर्स के कॉम्बिनेशन को जो अच्छा खासा होता है ना, उसको भी आप हारमोनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सीनरी में इतने बढ़िया कलर्स किए हुए थे कि ग्रीनरी भी थी और आसमान का रंग भी था, पानी भी था, उसमें बड़ी हारमोनी थी, मतलब सब कुछ काफी मिला जुला सा था, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड था। तो हारमोनी शांति भी है और प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स भी है। अब एक चीज सोचो, वो जो ल्यूट है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको बजा के ये निकल सकता था, मधुर संगीत निकल सकता था, उसके अंदर अगर क्रैक आ गया तो क्या आ गया, डिसहार्मनी हो गई ना। अगर क्रैक आ गया तो अच्छा संगीत नहीं निकल पाएगा, ठीक है, अच्छी ट्यून नहीं निकल पाएगी, तो डिसहार्मनी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब हेयर ब्रेड, ब्रेड का मतलब चौड़ाई होता है ना, ठीक है, चौड़ाई। तो इसका मतलब ये हो गया वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट, इसका मीनिंग हो गया वेरी स्मॉल डिस्टेंस अमाउंट, मीन्स वेरी क्लोज। जैसे मान लीजिए आपने कहा, अब हम हिंदी में भी कहते हैं ना, मैं बाल बाल एक्सीडेंट से बच गया, बाल से याद कर लो हेयर ब्रेड, मतलब इतने से इतना सा और अगर मैं रेस दे देता तो मैं मेरी गाड़ी जो है ठुक जाती है ना। या फिर आपने कहा मैं इतने से मार्क्स से फेल होने से बच गया, तो कितना मार्जिन कितना था, बहुत ही कम मार्जिन था, विद वेरी स्मॉल मार्जिन विद हेयर्स ब्रेड, ठीक है, तो आप इतने से मार्जिन से फेल होने से रह गए, आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। देखो चीजों को डिटेल से करने का यही फायदा होता है कि वो कहीं ना कहीं आगे आ जाती है। तो इसका मतलब क्या था, मैंने बताया था अगर आपको किसी चीज की कीमत अपना पैर और हाथ दे के चुकानी पड़े तो बहुत कैसी है, वेरी टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। याद कर लो, एक्सटॉर्शनेट था, ठीक है, एक्सपेंसिव था, लेविश था, एग्जॉर्बिटेंट था। बार बार नहीं लिखेंगे, सब लिख चुके हैं। नेक्स्ट देखो, डॉग ईट डॉग। अब एक लड़ाई है, उसमें डॉग डॉग को खा रहा है, तो क्या है, फियर्स कंपटीशन है, बहुत ही फियर्स कंपटीशन, कि दोनों एक दूसरे को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकते हैं जीतने के लिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान से मार सकते हैं जीतने के लिए। तो क्या हो गया, डॉग ईट डॉग। कह सकते हैं भी आजकल के टाइम में पैसों की खातिर कैसा माहौल चल रहा है कि डॉग ईट डॉग, इतना फियर्स कंपटीशन हो गया है, लोगों को आगे बढ़ने की इतना जुनून है कि वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, रूथलेस, ठीक है, रूथलेस मतलब मर्सीलेस, कोई दया ही नहीं है, मर्सीलेस। अब जो मर्सीलेस है वो कैसे है, जो मर्सीलेस है वो कैलस है, इनसेंसिटिव है, ठीक है ना, अपैथेटिक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका, देखो टिट फॉर टैट के लिए वही याद रखो कि ना, वो मेडिसिन वाला, हैविंग द सेम टेस्ट ऑफ माय मेडिसिन, ठीक है, जैसे को तैसा। बीइंग कैलकुलेटिव, देखो बच्चों अगर व्यक्ति कैलकुलेटिव है ना तो वो बहुत ही चालाक है, चालाक है इसलिए वो कैसा है, कनिंग है, ट्रिक ट्रिक वगैरह खेलता है, और श्र्यूड है, दिमाग बहुत चलता है उसका, ठीक है, ट्रिक खेलता है। लाइक माइंडेड मतलब हैविंग द सेम ओपिनियन और टेस्ट, जो एक जैसे विचारों के लोग होते हैं ना वो ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। तो आंसर तो हमारा 1 हो ही गया। नेक्स्ट देखो, पुट इन माइंड, पुट इन माइंड का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है, टू रिमाइंड। मैंने कहा मान लो कि तुम्हारी दादी जी जो है, योर ग्रैंड मदर ऑलवेज पुट्स पुट्स द मेमोरी पुट्स द मेमोरी ऑफ माई ग्रैंड मदर इन माई माइंड, कि तुम्हारी दादी माँ हमेशा मुझे अपनी दादी की याद दिलाती है, ठीक है, तो टू रिमाइंड। अच्छा देखो, इससे हम कुछ, आंसर तो हमारा हो गया टू रिमाइंड। कुछ और इडियम्स मैं आपको बताती हूँ। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, जैसे पहला है, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, ऐसा आप कब बोलते हो, जैसे आपने कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा नाम रमेश ही है ना, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही क्या है कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इसका मीनिंग है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ठीक है। इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, यू विजिटेड माय हाउस लास्ट ईयर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम पिछले साल मेरे घर आए थे ना, तो मतलब इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो अगर कोई चीज आपको अच्छे से याद है ना। एंड इफ समथिंग इज ग्रेव्ड ऑन वंस मेमोरी और माइंड, बी एनग्रेव्ड ऑन वंस मेमोरी और माइंड। देखो इडियम्स बहुत इजी होते हैं इनका मीनिंग निकालना। देखो एंग्रेव्ड का मतलब क्या होता है, जड़ा हुआ, जड़ा हुआ होना, है ना, जड़ा हुआ मीन्स इंस्क्राइब, पत्थरों पे क्या होता है, इंस्क्राइब, जड़ दिया जाता है, ठीक है, जड़ दिया जाता है तो इंस्क्रिप्शन बन जाते हैं, वो शिलालेख बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज आपकी मेमोरी या आपके माइंड में जड़ गई है तो मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट इट, ठीक है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस इडियम का मीनिंग ही क्या हो गया, डिफिकल्ट टू फॉरगेट, कोई चीज आपके दिमाग में बस चुकी है तो डिफिकल्ट टू फॉरगेट, आप उसको भुला नहीं सकते, है ना। एंग्रेव्ड से वर्ड याद करो, आपके पास वर्ड था ना एम्बेड, और इफ समथिंग इज एम्बेडेड, मैंने कहा था किसी जैसे आसमान में सितारे जड़े हुए हैं तो स्टार्स आर एम्बेडेड इन द स्काई, किसी कोई चुन्नी है, कपड़ा है, उसमें सितारों को जड़ना है, फिक्स करना है, तो एनग्रेव्ड, एम्बेड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्लिप योर माइंड, इफ समथिंग स्लिप्स योर माइंड, सोचो आप, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया मतलब मैं भूल गई उस बात को, तो क्या आ जाएगा, फॉरगेट अबाउट समथिंग, ठीक है, आंसर हो गया फॉरगेट अबाउट समथिंग। लेकिन इसका अगर हम देखें ऑपोजिट, इफ समथिंग इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ऑन द टिप ऑफ वंस टंग, अगर कोई चीज आपकी टंग की टिप पर है, ठीक है, ऑन द टिप ऑफ योर टंग मीन्स यू आर अबाउट टू से इट, आपका मतलब क्या है, अबाउट टू से इट, कहते ना रही, मैं कहने ही वाला था, इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मैं कहने ही वाला था तुमसे, ठीक है, तो मीन्स यू आर अबाउट टू से समथिंग, आंसर हो गया फॉरगेट अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है लूज हार्ट,
अब लूज़ हार्ट का मतलब होता है देखो हिम्मत हारना, विश्वास खो देना बिल्कुल। मैंने कहा क्या हो गया अगर तुम 2 बार 3 बार फेल हो गए तो डोंट लूज़ हार्ट, हिम्मत मत हारो, ठीक है? दिल मत दुखाओ, हिम्मत मत हारो, तुम ज़रूर एक दिन सफल होगे। तो इसका मीनिंग क्या है? टू बी सस्पिशियस, आपको शक है क्या आपकी सक्सेस पे? नहीं भई। टू गेट सक्सेस बाय बिलीविंग, बिलीव तो कर ही नहीं रहे, हिम्मत तो हार रहे हो आप। टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, हाँ, आपने विश्वास करना बंद कर दिया है कि मैं 3 बार फेल हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं सफल हो ही नहीं सकता, ठीक है? ऐसा भरोसा कर लिया आपने, आंसर हो गया थर्ड। टू बिलीव इन योर सक्सेस, बिलीव तो कर ही नहीं है ना? देखो बच्चों, कभी-कभी ना आपको अगर मान लो ऐसा दिखता है लूज़ द या माय या हर हार्ट, कुछ भी अगर बीच में डिटरमिनर दिखे, आर्टिकल दिख जाए, पॉसेसिव एडजेक्टिव दिख जाए, इसका मतलब होता है, ये भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू फॉल इन लव, टू फॉल इन लव, ठीक है? जैसे आपने कहा कि मैं उससे कॉलेज में मिला एंड आई लूज माई हर्ट, आई लॉस्ट माई हर्ट, पास्ट में आई लॉस्ट माई हर्ट, ठीक है? मुझे उससे प्यार हो गया, टू फॉल इन लव हो जाता है उसका मतलब, अगर बीच में ये सब आते हैं तो, और नहीं आता तो उसका मतलब है हिम्मत हारना। नेक्स्ट देखो, आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक होता है भाई जब आप हिल और माउंटेन्स पे वॉक करते हैं, वॉक ऑन हिल्स, माउंटेन्स, ठीक है? अच्छा, वॉक के लिए वर्ड्स हमारे पास क्या क्या थे? टहलना, एम्बल था, परएम्बुलेट था, स्क्रॉल था, ठीक है, रैम्बल था। ये सारे वर्ड्स किसके लिए थे? टहलने के लिए। और स्ट्रॉल हो गया ना। अच्छा, सोल्जर्स वगैरह क्या करते हैं? मार्च, जो जवान चलते हैं ना, सोल्जर्स मार्च करते हैं, ठीक है? तो आफ्टर अ लॉन्ग डे ट्रैक वी वर सो टायर्ड, हम बहुत थके हुए थे, इतने थके हुए थे कि वी वर रेडी टू, ये देखो, सोने के लिए रेडी थे। ये आ गया ना हिट द सैक, अभी अभी इसी क्लास में पढ़ा। फेस द म्यूजिक भी हम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है रेडी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट। पिछली क्लासेस देख लेना, उसका ओरिजिन बताया था मैंने आपको कि कैसे बनाए। मतलब मैंने कहा ठीक है तुम देख लो कर लो, लेकिन इसके पनिशमेंट के लिए तुम राजी रहना, भुगतने के लिए तैयार रहना, ठीक है? बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, अगर अभी नहीं पढ़ाई करोगे तो बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, मतलब बी रेडी टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट और द बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग। गेट डीप इनटू वाटर, अभी अभी पढ़ा। इन ट्रबल कितने रिपीट होते हैं देखो आप, ऑप्शंस भी कितने रिपीट होते हैं। इन ट्रबल, परेशानी में। ग्रो फ्रॉम रेग्स टू रिचेस, देखो रेग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, फटा पुराना, और रिचेस का मतलब होता है ऐश्वर्य, प्रोस्पेरिटी, धन, ऐश्वर्य, प्रोस्पेरिटी। तो आपने कहा मैंने उनको देखा है, मैंने उनको गरीबी से अमीरी में आते हुए देखा है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो मतलब देखो, फटा पुराना मतलब जब कुछ भी नहीं था व्यक्ति के पास, फटे पुराने कपड़े थे, तो इसका मीनिंग पूरा हो जाएगा फ्रॉम बीइंग पुअर टू बिकमिंग रिच, ठीक है? इसका मतलब हो जाएगा फ्रॉम बीइंग पुअर टू बिकमिंग रिच, गरीब से अमीर बनने तक। आंसर हो गया आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, देखो इफ somebody और समथिंग इज इन लास्ट लेग्स, इसका मतलब है कोई चीज क्या है भाई, पूरे तरीके से worn आउट हो गई है। worn आउट मतलब टायर्ड, इतने टायर्ड हो गए हो, ठीक है, अबाउट टू कोलैप्स, कि बस ढह जाओगे, ठीक है, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, अबाउट टू कोलैप्स। कोई व्यक्ति इतना बीमार हो गया कि वो नियर टू डेथ, मरने वाला है ना? ऐसे ही मान लो कोई बिज़नेस है, जो बस खत्म ही होने वाला है, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, उसका मालिक कुछ नहीं है, ठीक है? अब बंद हो गया उसका बिज़नेस। मतलब क्या है, आखिरी स्टेज में आ गया। आपने हिंदी में सुना है क्या? लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जब व्यक्ति की डेथ होने वाली होती है कि भाई बहुत बीमार है ना, उसकी उसकी कब्र में उसकी टाँग लटक रही है, ऐसे बोल देते हैं कई बार। कब्र में टाँग लटक रही है मतलब मरने वाला है व्यक्ति, उसका अंतिम समय आ गया है, तो किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो लेग्स तो होगा नहीं, देखो वर्ड मीनिंग ले लिया, लास्ट चॉइस भी नहीं है, स्लो मूवमेंट भी नहीं है, इन अ बैड कंडीशन। अब कोई भी बिजनेस है, कोई व्यक्ति है, इतनी बैड कंडीशन में है, इतना थक गया है, तो कोलैप्स हो जाएगा, वॉर्न आउट हो जाएगा, या व्यक्ति मरने वाला है। अब कोई चीज इतनी बुरी कंडीशन में थी तो क्या था? डायलैपिडेटेड था ना, डायलैपिडेटेड था, रैमशैकल था, टम्बल डाउन था, डिक्रेपिट था,
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है लास्ट रेमेडी, ठीक है, आखिरी उपाय, आखिरी उपाय, लास्ट रिसोर्स, रेमेडी, ठीक है, आखिरी उपाय है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपीडियंट, आखिरी उपाय, ठीक है। तो लास्ट होटल है क्या ऑन द वे, लास्ट राइड है क्या आपकी, लास्ट फ्रेंड रिमेनिंग है क्या, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई ये एकमात्र और काम है जो हम कर सकते हैं, आखिरी उपाय, आखिरी काम है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। एस इन द होल, इसके लिए वर्ड याद करो, एन एस अप, एन एस अप वंस स्लीव, याद आ रहा है आपको, ये एक इडियम हमने पढ़ा था शायद पहली या दूसरी क्लास में, एन एस अप वंस स्लीव। और मैंने आपको बताया था कि दिस इडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स, जो कार्ड्स वाला गेम होता है ना ताश पत्ती का, तो उसमें हम सबसे बेहतर जिताने वाला पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता छुपा के रखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी स्ट्रेटेजी that you have made secret, you don't want to reveal it until it is necessary to disclose, जब तक उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती आप उसको छुपा के रखते हैं। तो छुपा के रखते हैं तो कैसे रखते हैं, देखो एक हिडन एडवांटेज, छुपा के रखते हैं, और कब खोलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी, तो जब जीतना होता है आपको तब उस पत्ते को खोल के देते हैं आप, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, एस इन द होल और एन एस ऑफ वंस स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टिक टू वंस गन, जिसका मतलब होता है बच्चों रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना कर देते हैं, मतलब यू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स, कि मैं तो यही मानता हूँ और मैं इसके लिए स्टैंड लूंगा, ये मेरा मानना है, मतलब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, विद्रोही होता है। विद्रोही होता है तो टू बिकम अ रिबेल, है ना। ये बना कैसे है, देखो ये इसका जो ओरिजिन है वो है एक ऐसे मिलिट्री बोट से, मिलिट्री बोट्स पे जब कमांड दिया जाता था ना, मिलिट्री बोट्स वालों को कमांड दे दिया, मान लो बोला कि स्टिक टू योर गन्स, अपनी अपनी गन्स से स्टिक रहना, छोड़ना मत उनको, भले ही आप अंडर अटैक हो, भले ही आप पे दुश्मन ने आक्रमण कर दिया हो, बंदूक मत छोड़ना, ठीक है, मतलब हथियार मत छोड़ना। तो मीन्स डोंट कॉम्प्रोमाइज, स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप। तो इसका मतलब हो गया रिप टू बिकम अ रिबेल, ठीक है। शूट एट, शूट से ले लिया नहीं, अनफेथफुल नहीं, रिमेन फेथफुल नहीं, आंसर हो जाएगा टू बिकम अ रिबेल। हैव अ बी इन योर बोनेट, देखो बोनेट के दो मतलब होते हैं। बोनेट एक तो गाड़ी में होती है, कार में बोनेट होती है, दूसरा एक एक कैप होती है जो हेड पर पहनी जाती है, आपने देखी होगी। वैसे तो मैं आपको अगर समझाऊं, छोटे बच्चों को जो टोपी पहनाई जाती है वो पूरी ऐसे कवर्ड होती है यहाँ से, यहाँ और यहाँ बांधने का होता है, उस तरीके की होती है, आप देख लेना उसको, उसकी इमेज देख लेना। अब बी इन योर बोनेट, अब खुद ही सोचो, अगर मैंने वो टोपी पहन ली और उसके अंदर बहुत सारी बीज है, मक्खियां हैं, तो मैं कैसी हूँ, मतलब मैं उसी के बारे में सोचे जाऊंगी, है ना, बार बार। अब अभी भी हमारे साथ होता है ना, कहीं जरा सा एक बाल भी होता है, एक चींटी भी चलती है, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मीन्स वी आर ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, आप उसी उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, फिर आप पढ़ नहीं सकते। उसी तरीके से जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि ये मेरा नाइट वियर है, मैं इसी को पहन के सोता हूँ, बाय चांस किसी दिन अगर वो आपके पास नहीं है और आपको कुछ और पहनकर सोना पड़ गया, तो दिमाग वहीं लगा रहता है, मीन्स आप उसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, है ना। तो आप क्या हो, बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग। हाँ, अगर आप इफ यू गो टू बेड हैविंग अ बी इन योर बोनेट, अगर आप सोने चले जाओ और उसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो मक्खियां आपकी कैप के अंदर है, तो आप प्री ऑक्यूपाइड हो, दिमाग में विचार चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है यू आर प्री ऑक्यूपाइड एंड ऑब्सेस्ड विद समथिंग, ठीक है। देखो, टू कीप अनेबल टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग, या भाई आप एक जगह पे नहीं रह पा रहे हो, ये भी नहीं है इसका मतलब। टू कीप वरिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में सोचे जा रहे हो, चिंता किए जा रहे हो। देखो, केवल अपने बारे में नहीं चिंता कर रहे हो, ये कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मम्मियों को अक्सर चिंता रहती है, अरे मैंने दूध फ्रिज में रखा कि नहीं रखा, है ना, बाहर का गेट लॉक किया कि नहीं किया। इसी उधेड़ बुन में उनको 2-3 बज जाते हैं, नींद नहीं आती, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मतलब उनके दिमाग में एक विचार है जो छोड़ नहीं रहा है उनको। हैविंग अ क्रूअल इंटेंशन और ग्रज अगेंस्ट समवन, अगर आप किसी और व्यक्ति के लिए आपके मन में क्रूअल इंटेंशंस है, मतलब हार्श फीलिंग्स है, हार्श फीलिंग्स है मतलब बिटरनेस है, ग्रज मतलब बिटरनेस है,
ठीक है, एवर्जन है, ठीक है। और आप कैसे हो, रिसेंटमेंट है आपके अंदर, एंटीपैथी है, हॉस्टिलिटी है, रिसेंटमेंट है, हॉस्टिलिटी है, एंटीपैथी है, चिढ़ है, गुस्सा है, ओवरऑल आप इसको कहते हैं ना खुंदक। खुंदक है, मन में गुस्सा है किसी के लिए, है ना, और एनिमोसिटी भी याद रखेंगे इसके लिए, एनिमोसिटी, हेट्रेड की फीलिंग है किसी के लिए आपके मन में। अब बच्चों याद करो, आपने क्लास में चिप ऑन वंस शोल्डर पढ़ा था क्या? अ चिप ऑन वंस शोल्डर, याद आ रहा है आपको? अ चिप ऑन वंस शोल्डर, इसका मतलब था ऑफेंडेड। और मैंने आपको पूरा बताया था डिटेल में कि ऑफेंडेड क्यों हूँ, कि मेरे मन में खुंदक है, एक चिढ़ है, मेरे मन में गुस्सा है कि 10 साल पहले जिस कंपनी में मैं थी वहाँ प्रमोशन मेरा होना चाहिए था, लेकिन मेरे बाद आने वाले बंदे का प्रमोशन हो गया, तो मेरे मन में उस कंपनी के लिए गुस्सा है, एंगर है, तो मैं ऑफेंडेड हूँ उससे, ठीक है। किसी को लगता है कि नहीं मेरे घर वालों ने मुझे प्यार नहीं दिया और पूरी जिंदगी उस चीज के बारे में ग्रज लेकर चला, तो क्या है, ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर, कि पुराने किसी विचार की वजह से वो गुस्सा है उस पर्टिकुलर चीज को लेके, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या है भाई? अराउंड द क्लॉक मतलब पूरे समय, तो समथिंग दैट इज डन एट नाइट, केवल नाइट की बात तो नहीं हो रही, केवल एक आवर की बात तो नहीं हो रही, समथिंग दैट इज टाइम बाउंड भी नहीं है। आप कह रहे हैं ऑन डे एंड नाइट, दिन रात अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो आंसर हो जाएगा अराउंड द क्लॉक। जैसे आपने कहा दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, मीन्स दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक, दिन रात एक कर रखा है, ठीक है। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, ब्रेड, दरअसल क्या है 1928 में ना चिलिकॉट बेकिंग कंपनी थी, इस नाम से थी, वो फर्स्ट कंपनी साबित हुई थी जिसने स्लाइस्ड ब्रेड को ओरिजिनेट किया था, मतलब बनाना शुरू किया था, ठीक है। ऐसे लोव्स नहीं आते थे, स्लाइस्ड में आने लग गई थी ब्रेड। तो उस टाइम के हिसाब से जब मैं बात कर रही हूँ आपसे 1928 के टाइम की, तो तब ये बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी चीज हुई थी। लोगों को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। देखो आंसर क्या होगा, ब्रेकिंग न्यूज थी क्या, समथिंग टू बी कॉशियस अबाउट, सावधान रहने की जरूरत है ऐसी चीज के लिए, एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग चीज थी, वो आंसर हो जाएगा थर्ड। रेटेड वेल अमंगस्ट कुक्स नहीं, आंसर इज थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, delivering that furniture to the 10th floor without the lift and an incline is incredibly foolish and next to impossible। अब खुद सोचो, देखो अब बिना लिफ्ट के बिना इंक्लाइन के 10वें माले पे पूरा फर्नीचर डिलीवर करना कैसा, एकदम फुलिश और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो लाइक अ ट्री नोन, सॉरी, लाइक अ ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट्स, मतलब इफ अ ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि भाई पेड़ कैसा है उससे जज मत करो, वो फल कैसे देता है उससे जज करो, मतलब व्यक्ति को उसकी अपीयरेंस से जज मत करो, वो काम कैसे करता है, उसका व्यवहार कैसा है उससे जज करो, ठीक है। लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, इसका मतलब होता है, यहाँ ट्री की जगह कभी कभी आपको वॉल भी दिखेगा, दोनों तरीके से चलती है ये इडियम, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जो कि कैसा है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है और पॉइंटलेस है, बहुत ही डिफिकल्ट भी है, कुछ ऐसा, ठीक है। इट इज लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, एज टाइट एज द बार्क ऑफ द ट्री, इसका मतलब बीइंग एक्सट्रीमली फ्रूगल, एक्सट्रीमली फ्रूगल, फ्रूगल क्या था भाई, टाइट, टाइट से याद कर लो उसको, यहाँ भी टाइट है, यहाँ भी टाइट है, टाइट फिस्टेड, अगर मैं टाइट फिस्टेड हूँ तो मैं बहुत ही लेविशली पैसा नहीं बहाती हूँ, मैं प्रूडेंट हूँ, केयरफुल हूँ, ठीक है, और थ्रिफ्टी हूँ, इकोनॉमिक हूँ, ठीक है। तो टाइट फिस्टेड का मतलब हो गया कंजूस, कंजूस हो गया माइजरली, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है, निगार्डली, ठीक है, पानी की तरह पैसा नहीं बहाता, और पार्सिमोनियस, बाकी केयरफुल है, ठीक है, और प्रूडेंट है, पार्सिमोनियस जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। और लाइक गोइंग बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, सोचो बार्क और ट्री, मान लो हस्बैंड वाइफ है एंड आप क्या कर रहे हो, उनके बीच में बोल रहे हो, बीच में बोल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो,
यू आर ओवरली इन्वॉल्व इन वंस पर्सनल मैटर्स, ठीक है, ओवरली इन्वॉल्व्ड इन वंस पर्सनल मैटर्स, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए यूज होता है कि भाई आप बार्क और ट्री दोनों के बीच में मत बोलो, ठीक है, उनके कामों के बीच में टांग मत अड़ाओ। तो क्या है भाई, इस फर्नीचर को 10th फ्लोर पर बिना लिफ्ट और इंक्लाइन के पहुंचाना कैसा काम है, बिल्कुल इम्पॉसिबल, पॉइंटलेस बात कर रहे हो आप, आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखो, दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, गन की बात हो रही है कि भाई इसको काफी अच्छे से हैंडल करना है, ध्यान रखना है। एंड निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड आपको पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, देख लेना, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय और स्टॉप इन अर्ली स्टेजेस, शुरुआत शुरुआत में ही, जैसे बताया था ना आपको, बर्ड कली होता है, कली को शुरू में कुचल दोगे तो फूल नहीं बनेगा, तो पहले ही ग्रोथ को रोक देना। शॉर्ट फॉर सेफ्टी, भाई कह रहे हैं दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, एंड शॉर्ट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए इसको चलाना है, ठीक है। मीन्स दी मैटर्स का मतलब होता है स्पीक पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली, ठीक है, मतलब नॉट बीइंग ऑफेंसिव, स्पेशली किस लिए, जब आपको डिसअप्रूवल शो करना है, जैसे मान लो मैंने कहा कि बड़ा मीठा बोलती है ना, कोई गलत बात भी कहना हो तो बड़ा मीठा बोलता है व्यक्ति, ठीक है, तो चिकनी चुपड़ी बातें करना, तो मीन्स द मैटर स्पीक वेरी पोलाइटली इन ऑर्डर टू शो योर डिसअप्रूवल एंड यू आर नॉट बीइंग ऑफेंसिव, आप गुस्सा भी नहीं हो रहे हो। कीप एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है ये आर्म है ना आपका, ये आपका हाथ है, आर्म, तो इतना दूर रखो, मतलब बॉडी से दूर रखो, तो इसका मीनिंग हो गया अवॉइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर रखना, ठीक है, अवॉइड फ्रॉम द बॉडी। एंड दूसरा है इसका मीनिंग अवॉइड इंटीमेसी एंड क्लोजनेस भी होगा इसका, अवॉइड इंटीमेसी एंड क्लोजनेस, ठीक है। जैसे देखो आप ये भी तो कह सकते हो कि आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हो ना, तो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इतना दूर रखो, मतलब उनसे क्लोज मत हो, सारी बातें शेयर मत करो, घुसाओ मत पार्टनरशिप में, बिजनेस में दूर रखो दोस्तों और रिश्तेदारों को, तो आप कह सकते हैं यू शुड ऑलवेज कीप योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एट योर आर्म्स लेंथ, ठीक है, अगर ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हो। तो देखते हैं मीनिंग क्या निकल रहा है। दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, पहले तो केयर की बात कर दी, ध्यान से हैंडल करना है इसको। अब ध्यान से हैंडल करना है तो क्या करो, थोड़ा बॉडी से दूर भी रखो, ठीक है, कहीं चल ना जाए, आंसर हो जाएगा कीप एट आर्म्स लेंथ, दूर रखो, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप इडियम्स देखें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग, ठीक है, और दूसरा देखें गिव अ वाइड बर्थ, दोनों ही इडियम जो है ना वो शिपिंग से रिलेटेड है, शिपिंग से। और जो गियर होता है ना, सॉरी स्टीयर, स्टीयर होता है ना, स्टीयर ये होता है ना गाड़ियों में, जो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप स्टीयर घुमाते हो, तो ये कैसे है कि जब किसी ओशन में बहुत सारे शिप्स हैं, तो उनको ये बोला जाता था कि थोड़ी चौड़ाई, गिव अ वाइड बर्थ, थोड़ी डिस्टेंस रखना, चौड़ाई मतलब थोड़ा सा जगह देना ताकि खतरा ना हो, दुर्घटना ना हो जाए। और स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग, मतलब स्टीयर क्लियर, बहुत आराम से उसको घुमाना ताकि आप उससे हिट ना हो जाओ और कोई दुर्घटना ना हो जाए। इन दोनों का ही मतलब क्या है, टू अवॉइड, स्टे अवे, ठीक है, इन दोनों का ही मतलब क्या है, दूर रहना, ओके, अवॉइड और स्टे अवे, टू अवॉइड और स्टे अवे, दूर रहना, दूर रखना, दोनों का मीनिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंडिपेंडेंस डे इज कंसीडर्ड एज अ रेड लेटर डे, बच्चों रेड लेटर डे को आप कैलेंडर से याद करो, कैलेंडर में जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो लाल रंग से लिखे रहते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, सब रेड से लिखे रहते हैं, संडे की छुट्टी भी रेड से होती है, तो इम्पॉर्टेंट डे है वो, है ना। व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या हो सकते हैं, माता पिता के लिए उनके बच्चों की शादी का दिन रेड लेटर डे है, किसी के लिए उनका बर्थडे रेड लेटर डे होता है, किसी ने कहा मेरा उस दिन रिजल्ट आया था, इट वाज अ रेड लेटर डे फॉर मी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो कैसा डे है वो, मेमोरेबल डे है, रेगुलर नहीं है, अनइवेंटफुल नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, मेमोरेबल है। नेक्स्ट देखो, विष्णु एंड विघ्नेश आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन अ पॉड, देखो पॉड का मतलब होता है, आप मटर होते हैं ना,
बी तो हो गया मटर, और जिसके अंदर वो होते हैं जैसे ऐसा, ये हो गया ना, अच्छा नहीं बना है, ऐसा जिसमें मटर के दाने होते हैं। तो इसमें सारे दाने जो एक दूसरे के जैसे ही होंगे, तो बहुत एक दूसरे से मिलते-जुलते होंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है? मतलब विष्णु और विघ्नेश दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं। माय एंटायर फैमिली लेफ्ट इट इन द लर्च, देखो अभी-अभी आपको बताया था ना, लेफ्ट इन द लर्च अबैंडन में, तो इफ समबडी लेफ्ट समबडी इन द लर्च, लर्च मतलब लुढ़कना था, तो ज़रूरत डिफिकल्टी के टाइम पे छोड़ दिया, टू लीव इन डिफिकल्टी, टू लीव इन डिफिकल्टी। जब मैं लुढ़क रहा था तो मुझे छोड़ के चले गए, तो आंसर क्या है? रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस। हाँ, मेरी मुसीबत के समय, डिस्ट्रेस के टाइम पे तुमने मुझे मदद देने से मना कर दिया। ब्लेम करा क्या? नहीं। स्कॉन डांटा, स्कॉन डांटना, डांटना मतलब रेप्रीमेंड, स्कोल्ड। ठीक है, कौन कौन से वर्ड है? रेप्रीमेंड हो जाता है डांटने के लिए, रिप्रीमेंड, स्कोल्ड है, रिब्यूक है, ठीक है। एंड चाइड एक वर्ड है अपने पास, CHIDE, इन सब का मतलब डांटना होता है। अटेम्प्टेड टू हैरेस मी, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देते हैं, प्रकाश कुड नॉट मेकअप हिज माइंड। देखो मेकअप हिज माइंड मतलब टू डिसाइड, डिसाइड अबाउट व्हाट टू डू विद द प्रोजेक्ट। वो डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको प्रोजेक्ट के साथ क्या करना है। अबाइड का मतलब ओबे होता है, और दूसरा लिव भी होता है, रहना, पालन करना या रहना, दोनों होते हैं इसके मतलब। ठीक है, अबेंडन आप देख ही चुके थे, पीछे देख लेना। ठीक है, यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। बच्चों एडवर्सिटी होता है प्रतिकूल समय, प्रतिकूल समय, जो अच्छा समय नहीं होता, बैड टाइम्स, बैड टाइम। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मतलब गुड है, अच्छा, और वेदर मतलब मौसम है। आप देखो कोशिश करो कि किसी ना किसी तरीके से बचकानी स्टोरी से भी याद कर लो। मैंने कहा कि भाई गर्मी में कहा, मैंने कहा भाई चलना है, किसी दोस्त ने कहा चलना है, काम है, मैं बोला इतनी भरी दोपहर में मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मौसम अच्छा है तो सब चलने को तैयार हो जाते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि अच्छे मौसम के साथ ही सब होते हैं। मतलब जब आपके साथ सब अच्छा अच्छा है, आप सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसा है, आप खुश हो, सब आपके दोस्त है, जैसे ही आप दुखी हुए सब छोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब फ्रेंड्स हु कम इन गुड वेदर कंडीशन, ये तो वर्ड मीनिंग ही ले लिया, ये तो नहीं होगा। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स हु ब्रिंग गुड रेन, बारिश लाते हैं, नहीं। फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तब ऐसे ऐसे दोस्त जो केवल सुख के साथी हैं। ठीक है, उसके लिए आ जाएगा सुख के साथी। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू पढ़ा था, बोल्ट मैंने बताया था आपको एरो है, कहाँ से आया? आसमान से टपका। ठीक है, कहाँ से आया? तो कैसा है भाई? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। या तो स्पॉन्टेनियस बट एक्सपेक्टेड हो गया, इसलिए आंसर हो गया 1। वॉक इन, वॉक अ टाइट रोप। देखो यहाँ पे कभी कभी आपको ट्रेड भी मिल सकता है, दोनों से ये इडियम बनता है। और टाइट रोप जो होती है, आपने देखा है ऐसे दो पोल्स होते हैं, उस पे एक रोप होती है, और उस पे व्यक्ति बैलेंस बनाता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो यही टाइट रोप है। अगर मेरे पास जिंदगी में ऐसी समस्या आ जाए जहां मुझे लगता है मैं ये करूं या ये करूं, तो मुझे बैलेंस बनाना है। जैसे भाई इफ बीइंग अ फीमेल अगर मैं बात करूं, तो आई हैव अ बेबी ऑल्सो, आई हैव अ 6 year old बॉय, आई हैव अ हाउस, है ना, आई हैव टू कुक ऑल्सो, एंड आई गिव ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। तो बैलेंस है ये, हर इंसान को अपने ज़िंदगी को बैलेंस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो उसका मतलब क्या हो गया? टू ट्राई एंड बैलेंस योरसेल्फ। आंसर हो गया टू ट्राई एंड बैलेंस योरसेल्फ। ठीक है? टू बी एट daggers drawn, if two people, two groups, two countries are at daggers drawn, मतलब they are in argument, in argument, मतलब not friendly, उनके बीच का रिलेशन फ्रेंडली नहीं है, नॉट फ्रेंडली, हॉस्टिलिटी है। ठीक है, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। इसके लिए आपने एक इडियम और पढ़ा था ना, बी एट लॉगर्स हेड, याद आ रहा है आपको? बी एट लॉगर्स हेड। और मैंने कहा था कि अगर दो जानवर ऐसे सिर से सिर भिड़ा रहे हैं एक दूसरे से, तो लड़ाई करने के मूड में हैं। तो बी एट लॉगर्स हेड का मतलब भी क्या है? रेडी टू फाइट। ठीक है, रेडी टू फाइट। चलिए बच्चों, काफी सारे इडियम्स आज हो चुके हैं, बाकी के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ो, रिपीटेशन बहुत होगा, बहुत होगा, इसलिए चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करते चलो मेरे साथ साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।